डियर नीट एस्पिरेंट्स, अगर आप भी नीट यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स हैं जो अभी से लेके आपके कॉलेज के एडमिशन तक आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि नीट यूजी 2024 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो जो वेबसाइट है neet.ntaonline.in, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो शुरुआत में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन आपका समय बहुत कीमती है, तो आपके समय को बचाने के लिए मैंने बहुत क्लियर और बहुत शॉर्ट में आपको जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो कलेक्ट करके इस वीडियो में दे दी हैं। तो सबसे पहले पेज पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया है। फिर यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो जो नई चीज़ इस बार जोड़ी गई है वो है आइडेंटिफिकेशन की। पहले पेज पर ही आपको आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या क्या मेथड्स हैं आइडेंटिफिकेशन के वो देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आधार का है। आपके पास अगर आधार का नंबर है और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अभी आपके पास समय है, अपना मोबाइल नंबर आप आधार में अपडेट करा लेंगे। अगर आधार कार्ड ही नहीं है तब क्या करेंगे, डिजी लॉकर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। डिजी लॉकर पे अगर आपका अकाउंट है तो उसके माध्यम से भी आप अपनी आइडेंटिफिकेशन का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डिजी लॉकर में भी आपकी कोई आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो या फिर इलेक्शन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, तो कोई एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगर डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप सीधे डिजी लॉकर के अकाउंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है एबीसी का, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टल है जहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। अगर वहाँ पे आपका अकाउंट है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो उसे आप यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट हो इंडियन तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको आपका पासपोर्ट नंबर यूज़ करके वेरिफिकेशन पे जाना होगा। या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन के थ्रू भी यहाँ से आगे वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके लिए होना ज़रूरी है, तभी आप एप्लीकेशन प्रोसीजर को स्टार्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल आप चाहें तो आधार यूटिलाइज करके यहाँ पे अपने आधार नंबर को फिल करेंगे। यहाँ से जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी उसको फिल करके आप रजिस्ट्रेशन में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। टोटल 3 स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन में। पहले पार्ट में आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना है, एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और फाइनल थर्ड स्टेप जो है वहाँ पे आपको इस फॉर्म के चार्जेस को पे करना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले आपको इनको अपने लिए तैयार कर लेना होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है। नाम की स्पेलिंग ध्यान से भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरेंगे, एड्रेस ध्यान से भरेंगे। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो भी बताए गए फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे कई बार यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि किसी भी तरीके की करेक्शन फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे यह आपका फाइनल मौका होगा, गलती नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि पहले ध्यानपूर्वक फॉर्म को आप भरें और स्टेप 3 यानी कि पेमेंट से पहले आप अच्छे तरीके से इसे एक बार रिवाइज कर लें, जिससे आप यह कंफर्म कर सकें कि किसी भी तरीके की गलती यहाँ पर नहीं हुई है।
एक और बात आपको दोहरा देता हूं कि डिजी लॉकर पे अकाउंट जरूर बना लीजिएगा, भले ही आप आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या पासपोर्ट यूज़ कर रहे हों। लेकिन जो डिजी लॉकर है ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो इसकी जो कन्फर्मेशन पेज है वो आप डिजी लॉकर में भी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में OMR और रिजल्ट भी आप वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है रिजल्ट के बाद दिक्कतें आती हैं, कैंडिडेट्स को लगता है कि कुछ बदलाव हो गए हैं उनके OMR में, तो आपको आपका क्लेम साबित करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो गांव से होंगे, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर इस तरीके की आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं। वर्तमान में देश भर में लगभग 5,90,000 ऐसे CSC सेंटर्स हैं जिनकी जानकारी आप गवर्नमेंट के वेबसाइट locator.csccloud.in पे जाके ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कोई सेंटर है तो वहाँ पे जाके आप नीट के फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ध्यान देंगे कि OBC का बेनिफिट सिर्फ NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल लिस्ट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे आप लिस्टेड होने चाहिए, आपका कास्ट लिस्टेड होना चाहिए। अगर आपको OBC NCL का बेनिफिट सिर्फ स्टेट लेवल पर है तो आप नीट UG के फॉर्म में अनरिजर्व कैटेगरी ही फिल करेंगे। लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब स्टेट काउंसलिंग चल रही होगी तो वहाँ पे आप OBC NCL क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल लिस्ट में आपका कास्ट लिस्टेड नहीं है तो आपको वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करना है। एक और बेहद ज़रूरी बात यह है कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन में फिल करेंगे, आप ध्यान रखेंगे वो आपकी पर्सनल होनी चाहिए, साथ ही वो परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि बार बार OTP आएगी। बिना OTP के आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में। तो आपको अपना परमानेंट मोबाइल नंबर और ईमेल यहाँ पे देना है। इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स का भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ध्यान रखेंगे जिस भी नंबर को आप फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में या जिस भी ईमेल आईडी को आप यूज़ करेंगे उसका परमानेंट एक्सेस आपके पास हमेशा होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया बार बार OTP और दूसरे तरीके के जो कम्युनिकेशन है वो इनके माध्यम से होते रहेंगे। सेंटर की अगर बात की जाए तो टोटल 254 सेंटर्स हैं, जिनकी लिस्ट आप ब्रोशर में पेज नंबर 90 पे देख सकते हैं। तो सेंटर के लिए आप 4 ऑप्शंस दे सकते हैं, अपनी 4 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप दोनों स्टेट के सेंटर्स को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तीसरी जगह के सेंटर को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप जो भी एड्रेस फिलअप करेंगे उसके बेसिस पर ही जो सेंटर है वो आपको अलॉट किया जाएगा। हो सकता है आपका जो परमानेंट एड्रेस है, सपोज करें वो राजस्थान का है, लेकिन आप कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और आप सेंटर दिल्ली में चाहते हैं, तो आप वहाँ पे अपने परमानेंट एड्रेस में राजस्थान का एड्रेस भरेंगे और प्रेजेंट एड्रेस में दिल्ली का एड्रेस भरेंगे। तो ऐसे में जो सेंटर की पहली प्रायोरिटी है वो दिल्ली मानी जाएगी और सेकंड प्रायोरिटी पे आपको राजस्थान के सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको एड्रेस वहाँ पे फिलअप करना है। जो भी एड्रेस आप फिलअप करेंगे उसका प्रूफ भी आपको अपलोड करना है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक ज़रूरी टिप्स मैं आपको क्वेश्चन पेपर के मीडियम से रिलेटेड दे देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। इसके अलावा 13 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, बंगाली, गुजराती, असमीज़, कन्नड़ा। इस तरीके की अगर आप किसी भी भाषा को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में भी होगा और आपने जो भाषा सिलेक्ट की है उसमें भी होगा। तो मैं बेसिकली आपको यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ये पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके बावजूद आप चाहें तो
हिंदी का पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी इंग्लिश में होते हैं और अगर किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होती है किसी क्वेश्चन पर तो भी उनका जो डेफिनेशन इंग्लिश में दिया गया है उसे ही फाइनल माना जाता है। तो ऐसे में अगर किसी क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी भाषा का रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हो तो आप उस भाषा के क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करें। इससे ये होगा कि आपकी जो क्वेश्चन की बुकलेट होगी वो आपको मोटी मिलेगी और आप उसका यूटिलाइजेशन रफ वर्क के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास दो ऑप्शन होगा किसी क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए। नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें इंग्लिश जो है वो ज़रूर होगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कम से कम इंग्लिश में तो आना ही है। तो एडिशनल एक लैंग्वेज लेने से आपको इस तरीके के फ़ायदे यहाँ पे मिल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूं जो आपको अपलोड करनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो जो जनरल साइज होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होती है। जो फॉर्मेट है वो जेपीजी यानी कि इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए और जो साइज़ डिफ़ाइन किया गया है एनटीए की तरफ से वो है 10 केबी मिनिमम साइज़ और जो मैक्सिमम है वो है 200 केबीज तक। फ़ोटोज़ की अगर बात करें तो फ़ोटोज़ आपकी ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। पावर वाला ग्लास लगाते हैं तो आप ग्लास के साथ भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो क्लीन हो और उस पूरे फ़ोटो में से 80% जो पोर्शन है वो आपके फेस का होना चाहिए। तो जो गाइडलाइन है वो उसके हिसाब से ही आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। इसी तरीके से आपका जो सिग्नेचर है वाइट पेपर पे अच्छे से सिग्नेचर करेंगे, फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। सिग्नेचर के लिए मिनिमम 4 केबी और मैक्सिमम 30 केबी तक की साइज होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपका जेपीजी यानी कि इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ की अगर बात करें तो अगर आपके पास एक ही एड्रेस है जो कि आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों है तो वो एक ही एड्रेस होगा। अगर आप के पास दो एड्रेस प्रूफ हैं, दो अलग अलग एड्रेसेस हैं, तो उन दोनों के प्रूफ को आप अलग अलग पेजेस को एक पीडीएफ फॉर्मेट में क्रिएट करके अपलोड कर देंगे। कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप जेपीजी या फिर पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हैं या फिर रिसाइज कर सकते हैं। आपको पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो भी अपलोड करनी है। पोस्ट कार्ड साइज की अगर हम बात करें तो आपके फ़ोटो की जो विड्थ होगी वो 4 इंचेस होगी और जो हाइट होगी वो 6 इंचेस होगी। जो साइज की लिमिट है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच है। यह भी जेपीजी इमेज होगी और आपको इसे जो फॉर्मेट बताया गया है और जो पासपोर्ट फ़ोटो आप यूज़ करेंगे दोनों में एक ही पिक्चर को यूज़ करना है। पिक्चर के ऊपर आपको आपका नाम भी लिखना है और डेट, किस डेट को वो पिक्चर ली गई है इसको भी मेंशन करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आपको लेफ्ट और राइट फिंगर का प्रिंट भी देना है। तो अच्छे से आपको वाइट पेपर पे प्रिंट को तैयार करना है। आप चाहें तो इंक पैड का यूज़ कर सकते हैं या सबसे आसान तरीका होता है बॉल पेन से अपने फिंगर्स की टिप को आप अच्छे से कलर करेंगे और उसके बाद हाथ को बिना हिलाए वाइट पेपर पे आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे। फिर आपको उसे स्कैन करना है, फिर से जेपीजी फॉर्मेट होगा और जो इमेज का साइज है वो 10 से लेके 200 केबी के बीच में होगा। इसके साथ साथ जो आपके थम्स हैं दोनों हाथों के, उन दोनों का भी इम्प्रेशन आपको एक पेपर पे ले लेना है और उसकी भी जो इमेज है उसको आपको अपलोड करना है। 10 केबी से 200 केबी यहाँ भी लिमिट रखी गई है। बात करें एजुकेशनल सर्टिफिकेट की तो जो 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट है उसे आपको अपलोड करना है और इसका जो फॉर्मेट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट होगा। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं अपलोड करने के लिए। अब आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे या फिर जिनको ओबीसी एनसीएल क्लेम करना है और वो परेशान हैं इस बात को लेकर कि सर्टिफिकेट किस डेट का होना चाहिए। तो डियर मैं आपको बता दूं, फिलहाल आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन में अपनी जो भी एलिजिबल कैटेगरी है उसको टिक कर देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं करने हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी एकेडमिक सेशन में जब आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है तो वो उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए।
अगर बात करें 2024 में आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होगा या फिर आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। तो फिलहाल ये डेट अभी आई भी नहीं है, तो आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, 1 अप्रैल के बाद आपको अपने सर्टिफिकेट को तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि काउंसलिंग जब होगी तो वहाँ पे आपको इसे प्रोड्यूस करना होगा। जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के, वो वैलिड नहीं होते हैं। करंट सेशन में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी टाइम का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना होता है। कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो ब्रोशर में दिया गया है। इसके अलावा 15 ऐसे सेंटर्स हैं देश भर में जहां से वो सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। ब्रोशर के पेज नंबर 109 पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उसके थ्रू जाके अपना सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगी। जो साइज होगा वो 50 KB से लेके 300 KB तक का होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि एनआरआई होंगे, तो उनको क्या करना है, उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे कि वो जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ की इंडियन एम्बेसी से वो एक प्रमाण एम्बेसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली वो अपना वीज़ा भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एम्बेसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत उनको एडमिशन के समय ज़रूर आगे पड़ने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो बेसिकली 10th का सर्टिफिकेट है और फिंगरप्रिंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, सिग्नेचर हैं, यही कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। दोहरा देता हूँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को फ़िलहाल कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टिप बता देता हूँ कि ईमेल के माध्यम से आपके पास कंफर्मेशन पेज भी आएगा, बाद में ओएमआर की सीट भी आएगी और रिजल्ट भी आएगा। उस ईमेल को अपने पास संभाल के ज़रूर रखिएगा। और चलते चलते अंत में जब आप अपना स्टेप 3 कर रहे होंगे, यानी कि जब फाइनल स्टेप कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपसे कंफर्मेशन पूछी जाएगी कि आपने नाम सही भरा है, आपने एड्रेस सही भरा है, आपने आपकी कैटेगरी सही भरी है। ये सारे कॉलम्स होंगे, वहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा। तो उससे पहले आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को, क्योंकि ब्रोशर में बार बार यह बात लिखी गई है कि करेक्शन का कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में पहले से ही अलर्ट रहेंगे तो किसी भी तरीके की गलती नहीं होगी। आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके नाम में या फिर माता पिता के नाम में लेटर की मिस्टेक होती है, कुछ और नाम हो गया होता है। तो उनको क्या करना है, उनको मैं सलाह दूंगा कि फ़िलहाल आपने 12 में जो भी डिटेल्स फिलअप किया है, आपके 12 के एडमिट कार्ड पे जो भी डिटेल्स है, उसी डिटेल को आप नीट के फॉर्म में भर देंगे। बाद में आईडी प्रूफ के साथ अगर आपको मैच कराने की ज़रूरत हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तब आप एफिडेविट वहाँ पे यूज़ करके आसानी से काम चला सकते हैं। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा रास्ता है। 12 में आपकी जो भी डिटेल्स हैं उसी डिटेल्स को नीट के फॉर्म में भी आप फिलअप कर दीजिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नीट काउंसलिंग से जुड़े ऑथेंटिक और क्विक अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे क्विक अपडेट्स देना आसानी से पॉसिबल होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है कि इस तरीके के वीडियोज़ हम आप तक लेकर आते रहें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।